हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की उत्साह और अट नहीं रही कविता के बारे में पढ़ेंगे। तो दोनों में अलग अलग कविता है। तो पहले हम जिस कविता के बारे में पढ़ेंगे वो है उत्साह, ठीक है। और इसका सेकंड पार्ट जो है, दूसरी कविता, वो है अट नहीं रही। तो हम वो बाद में पढ़ेंगे इसके बाद। तो यहाँ पर पहली कविता जो है उत्साह, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किस बारे में लिखी है? तो ये एक आहन गीत है। एक कविता भी, कविता आप कह सकते हो, लेकिन ये आहन गीत है। आहन गीत मतलब जब बादलों को बरसने के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। तो पहली कविता का जो काव्यांश है वो मैं पढ़ती हूँ। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नव जीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। तो बादल गरजो मतलब बादलों से आहन किया जा रहा है। कवि कहते हैं यहाँ पर कि बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ, यानी कि जो धराधर मतलब यहाँ पर क्या है, बादलों को ही संबोधित किया है। बादल का ही दूसरा पर्यायवाची है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ये दूसरा क्या है, यहाँ पर पर्यायवाची है। तो बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ, यानी कि बादल जो है वो झूम झूम कर क्या है, इतनी ज्यादा वर्षा कर दो कि चारों तरफ क्या हो, वर्षा ही पानी हो जाए। ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित मतलब सुंदर सुंदर, काले घुंघराले यानी काले मतलब काले रंग के जो घुंघराले यानी कि बाल, ठीक है। बाल कल्पना के से पाले, ललित 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 काले घुंघराले यानी कि सुंदर सुंदर काले काले घुंघराले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले। यहाँ पर मानवीय अलंकार है। मानवीय अलंकार मतलब यहाँ पर किस चीज की तुलना करी है? एक प्रकृति की तुलना मानव से करी है। जहां पर भी मानवीय अलंकार होता है वहां पर आपके अलंकार पोर्शन में भी आएगा कि मानवीय अलंकार किसे कहते हैं, या फिर कोई भी इस तरीके से काव्य का अंश दे दिया जाएगा और बताया पूछा जाएगा कि कौन सा इसमें अलंकार है। तो इस तरीके से आप पहचानोगे, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, यानी कि प्रकृति की तुलना एक बच्चे से करी गई है। जैसे बच्चे के छोटे छोटे बाल होते हैं ना, काले काले, तो उससे इसकी तुलना करी गई है। किनकी? बादलों की। जब बादल आते हैं तो वो बिल्कुल काले काले से लगते हैं और घुंघराले घुंघराले से, तो उनको देखकर कवि कहते हैं कि मानो ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे के, जो छोटा बच्चा होता था उसके केश हमें वहां दिखाई दे रहे हैं। विद्युत छवि उर्मे, कवि नव जीवन वाले, यानी कि अब जब बादल बादल जब बादलों के अंदर क्या होती है, जब बादल आते हैं, बारिश का समय होता है, तो उस टाइम पे आप देखोगे कि विद्युत छवि, छवि मतलब छाया, उर मतलब हृदय, ठीक है। तो बादलों बादलों में क्या दिखाई देता है? बिजली दिखती है। तो ऐसा लगता है मानो जो बादल है उनके हृदय में बिजली है। कवि नवजीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता, यानी कि उसी तरीके से बादलों ने अपने हृदय में किसको छिपा के रखा है? विद्युत को। जैसे कवि जो है जब कुछ लिखने वाला होता है तो उससे पहले उसके दिमाग में क्या होता है, बहुत सारे नए नए विचार होते हैं, नई नई कविता होती है। तो इस तरीके से बताया। तो यहाँ पर तुलना करी गई है, विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता। तो जैसे हृदय में बादलों के हृदय में क्या छिपी होती है? विद्युत छिपी होती है, मतलब बिजली छिपी होती है। इस तरीके से जो कवि है उसके हृदय में क्या छिपे होते हैं? नए नए विचार छिपे होते हैं जब वो कोई कविता लिखने वाला होता है। फिर भर दो बादल गरजो, तो इस नए नए उत्साह के साथ, इस नए विचारों के साथ बादल क्या है, तुम बरस जाओ। इसके बाद है आगे, विकल विकल उन्मन थे उन्म, विश्व के निदाय के सकल जन, यानी कि अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो कवि हैं वो आहन करते हैं किनसे? बादलों से। कहते हैं विकल विकल उन्म, यानी विकल विकल उन्म थे, यानी कि विकल विकल मतलब बेचैन बेचैन। यहाँ के जब बारिश नहीं आने पर लोग क्या हो रहे हैं, संसार के लोग बेचैन हो रहे हैं। उन्म थे, उन्म मतलब उदास हो रहे हैं, ठीक है। विश्व में निदाय के सकल जन, यानी कि विश्व में, विश्व मतलब संसार में, निदाय मतलब गर्मी से,
तो क्या होते हैं यहाँ पर जो कवि आहन कर रहे हैं, किनसे? बादलों से आहन कर रहे हैं। यहाँ के संसार के लोग जो है ना बड़े बेचैन, बड़े उदास हो रहे हैं। किसकी वजह से? इस गर्मी की परेशानियों से, ठीक है? आए अज्ञात दिशा से अनंत अनंत के घन। अब क्या है, एकदम से कवि जो है वो क्या कहते हैं, अचानक से कहते हैं कि आए अज्ञात। अज्ञात मतलब एक ऐसी दिशा जिसका कोई भी दिशा, हम उसको नहीं कहते अज्ञात, यानी कि उस दिशा का कोई नाम नहीं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, यानी कि एक अचानक से किसी दिशा से बहुत सारे जो बादल हैं वो आते हुए नजर आते हैं। तृप्त धरा जल से फिर, तो एकदम से जब वर्षा होने लग जाती है, मतलब, तो वो कहते हैं कि तृप्त धरा जल से फिर, ये आहन तब भी खत्म नहीं होता, तो वो भी फिर कवि फिर दोबारा से उनसे आहन करते हैं कि जो तृप्त है, मतलब जो प्यासी है ना, उन लोगों से क्या करो, उनकी इस धरती को फिर से उसकी तृप्त धरा, मतलब इच्छा है उनको, तो तृप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, यानी कि जो ये धरा है, ये भूमि है, इसको फिर से अपनी बारिश से, इस अपने जल से इसको क्या कर दो, ठंडक दे दो, क्योंकि बहुत गर्मी से वो गर्म हो चुकी है। बादल गरजो, फिर से गरजो। तो ये कविता यहाँ पर समाप्त होती है। तो इसमें देखो, इसमें ना दो चीजों की बात करी गई है। आपकी पहली, अगर इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं ना, इसमें प्रश्न पूछने का तरीका यही होगा कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी है, उन्होंने किस तरीके से बादलों को आहन करके बुलाया, ठीक है? तो नवजीवन की कौन सी इन्होंने बात की है, तो यहाँ पर दो चीजों पे बात करते हैं। पहला ये कि यहाँ पर सिर्फ इन्होंने जो है आपका सिर्फ बादल को बुलाने का आहन नहीं करा, इन्होंने एक तुलना करी है। किससे? एक कवि से, कि जैसे कवि या जो कवि होता है वो अपने नए-नए विचारों से लोगों को प्रेरित करता है, उनके अंदर उत्साह भरता है, ठीक है? तो इस तरीके से कवि ने भी उत्साह भरने की कोशिश करी है, क्योंकि ये जो कविता है ना, ये आज आज की नहीं लिखी हुई, ये आज़ादी के समय पे लिखी गई थी, जब लोगों के अंदर कोई उत्साह नहीं था, ठीक है? तो जो हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी हैं, इन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे लोगों के अंदर एक चेतना जगाने का प्रयास किया था, सिर्फ बादलों के माध्यम से, कि बादलों पर उन्होंने कविता लिखी, लेकिन वो बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ, अपने आज़ादी की तरफ, अपने देश के प्रति क्या करना चाहते थे, कुछ लोगों को, यानी कि जो कवि होते हैं, उनको बुलाना चाहते थे, ताकि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात समझा सकें कि हमारे अंदर उत्साह होना कितना ज़रूरी है। जब तक हमारे अंदर उत्साह नहीं रहेगा, तो हम किसी भी कार्य को करेंगे नहीं। तो यहाँ पर इच्छाओं को जगाने के लिए ना, जो इच्छाएँ मर जाती हैं, है ना? नए-नए विचारों को दोबारा से पुनः जागरण करने के लिए कवि ने ये कविता लिखी थी, ठीक है? तो नई-नई कल्पनाओं से हम अपने जो है अपना भविष्य सँवार सकते हैं। तो यहाँ पर एक नया जोश, एक नया उत्साह, लोगों की सोई चेतना को जागृत करने के लिए कविता ये लिखी गई। हाँ, तो दूसरी कविता हम जो पढ़ रहे हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी जी की। यहाँ पर अट नहीं रही, ठीक है? अट नहीं रही आभा फागुन की तन सट नहीं रही, यानी अट नहीं रही मतलब रुक नहीं रही। क्या? आभा फागुन की, यानी कि जो फागुन माह होता है, सबसे पहले तो आप इसको ना इमेजिन करिए कि फागुन माह जो होता है उसमें क्या है, हरियाली हरियाली होती है और प्रकृति अपने चरम पर होती है, यानी कि चारों तरफ आपको क्या देखने को मिलेगी, पूरी तरीके से हरियाली देखने को मिले। सट नहीं रही, यानी कि यहाँ पर मतलब प्रकृति का वर्णन किया गया है कि इस समय जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं वो क्या है, वो बताते हैं कि वसंत ऋतु का जो ये वर्णन कर रहे हैं, और यहाँ पर बता रहे हैं कि जो प्रकृति है ना वो अपने चरम पर होती है इस समय। और जो फागुन माह होता है वो इतना ज़्यादा सुंदर होती है कि चारों तरफ जो है वो हरियाली हरियाली होती है, और उस पर से अगर कोई नज़र भी हटाना चाहे तो वहां से अपनी नज़र हटाना वो हटा नहीं सकता, उसका आनंद उसको बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। फिर आगे है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। अब प्रकृति क्या है, अब हरी भरी जो घासें हैं या पेड़ पौधे हैं वो आपको हर घर घर में देखने को मिलता है। तो कहते हैं कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, यानी कि हम जहाँ भी देखते हैं घर घर में क्या है, आपका जो है मतलब प्रकृति जो है वो अपने चरम पर है, यानी कि हरियाली ही हरियाली देखने को मिलती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। अब जो पक्षी है ना, इनकी बात करी गई है कि कवि यहाँ पर कहते हैं कि जो पक्षी है वो भी
मतलब उड़ने को नभ में तुम, यानी कि पक्षियों को भी मतलब तुमने इतना सुंदर आकाश दे दिया है, इतना ज़्यादा मतलब चारों तरफ हरियाली करके क्या है, पक्षियों को भी बहुत अच्छा तुमने मौसम दे दिया है। तो उनको भी ना एक तरीके से वो कहते हैं कि तुमने उनको क्या दे दिए हैं, पर दे दिए। जैसे उड़ने के लिए परों की ज़रूरत होती है, वैसे ही जो एक मौसम है उसको तुमने बना दिया। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही। तो जब कवि सोचता है कि चलो मैं हटाकर कुछ और चीज़ें कर लेता हूँ, तो वो भी यहाँ पर नहीं हो पाती। वो कहते हैं आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही। तो यहाँ पर पूरे इसमें ऊपर से यहाँ तक ये क्या बताने की कोशिश करी है, कवि कहते हैं हट नहीं रही आभा फागुन की तन, यानी कि क्या नहीं हट रही, नजर नहीं हट रही। किससे? फागुन माह से। फागुन माह से क्यों नहीं हट रही है? क्योंकि फागुन का जो माह है वो बहुत ज़्यादा मतलब हरियाली है, चारों तरफ इतना ज़्यादा सुंदर है, ठीक है। और यहाँ पर वसंत ऋतु का इन्होंने वर्णन किया है। तो आगे कहते हैं कि कहीं सांस लेते हैं और कहीं सांस लेते हो तो घर घर भर देते हो, यानी कि अब फिर उन्होंने बताया आगे कि हर घर में कितनी ज़्यादा हरियाली है। उड़ने को, अब उड़ने को पक्षियों को एक अच्छा जब वातावरण चाहिए होता है, प्रकृति चाहिए होती है, यानी कि पक्षी भी तो तभी उड़ते हैं ना जब हरियाली होती है और बहुत अच्छा मौसम होता है, तो वो झूम झूम कर पूरे आकाश में घूमते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं इतना सुंदर वर्णन इन्होंने किया है। फिर उन्होंने कहते हैं आगे कि आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही, यानी कि मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने, कि मैं चलो प्रकृति से हटकर कहीं और जाकर कुछ काम करता हूँ, तो वो भी मैं नहीं कर पा रहा, क्योंकि प्रकृति जो है वो इतनी ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है। आगे कहते हैं कवि कि पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। अब जो प्रकृति के जब ये फागुन का माह होता है, तो जो पत्ते हैं ना, जो डालियाँ हैं, मतलब सब सारे नए नए पत्ते आ जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हरियाली होती है। तो कहीं पे ना जो कुछ तो अंकुरित होते हैं, जो अंकुरित होते हैं तो वो क्या होते हैं, मतलब जैसे पत्ते नए खिलने वाले होते हैं, तो कहीं वो लाल दिखते हैं, कहीं पे हरे दिखते हैं। तो कहते हैं कि मतलब चारों तरफ जो डालियाँ हैं पत्तों से बिल्कुल लदी हुई हैं, और कहीं पे हरा रंग नजर आता है, कहीं पर लाल। कहीं पड़ी है उर में मंद मंद पुष्प माला। तो यहाँ पर कहीं पड़ी है उर में, उर मतलब हृदय। तो कहीं पड़ी है हृदय में, मतलब ऐसा लगता है कि कहीं कहीं पर जब जब मंद मंद पुष्प माला, यानी मंद मंद क्या होता है, मतलब धीमी, गंध मतलब खुशबू, पुष्प मतलब फूल, और माला। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं पर जैसे ही प्रकृति में होता नहीं है कि इस तरीके से किसी फूल वगैरह नजर आ रहे हैं प्रकृति में, तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति के हृदय में पुष्पों को देखकर क्या लगता है कवि को, कि प्रकृति ने जो पुष्पों ने प्रकृति को क्या करा है, मतलब एक सजाया हुआ है बिल्कुल दुल्हन की तरह। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही अट नहीं रही। पाट पाट मतलब यहाँ पर जगह जगह सौंदर्य से बिल्कुल पूरा भरपूर हो गया है, और यहाँ पर जो धरा है वो बिल्कुल भी फूली नहीं समा रही। इतनी ज़्यादा प्रकृति जो है, धरा जो है वो सुंदरता जो है वो अपनी बिखेर रही है। तो यहाँ पर जो कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इन्होंने प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो इस कविता में और पहले वाली कविता में, दोनों ही कविताओं में कवि ने प्रकृति का ही वर्णन करा है। पहली कविता में हमने क्या पढ़ा था कि जो बादल है उनको बुलाने के लिए आह्वान किया जा रहा है कि नया जोश प्रदान कर सके, किसमें, एक जो नव युवक हैं या फिर जो लेखक हैं, है ना, जो हमारे देश के जो लोग हैं उनके अंदर नव जागरण पैदा कर सके, ठीक है, नव जागरण, नया जोश पैदा कर सके। और यहाँ पर जो दूसरी कविता है इसमें हमने पढ़ा है कि जो ये कविता है ये प्रकृति का वर्णन किया है। जब प्रकृति बहुत सुंदर होती है तो हमारा भी होता है ना कि बहुत अच्छे अच्छे काम करने का मन करता है। तो प्रकृति ही जो है, अगर मौसम बहुत सुंदर होगा, प्रकृति बहुत सुंदर होगी, तो यहाँ में नए नए लोगों में क्या है, मतलब जोश उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर ये कविता एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू सो मच।